किरदार अपना कुछ यूं बनाए रखना कि एक दिन दुश्मन को भी मलाल हो, उससे हमसे मोहब्बत क्यों न थी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस अंक में मैं लेकर आया हूँ शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज। और यह सभी प्रश्न आपकी तैयारी और रिवीजन के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस सेशन को आप प्रारंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य वॉच कीजिएगा। चलो प्रारंभ करते हैं आज की इस चर्चा को। पिछले सत्र के अंत में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न संख्या थी 747 और प्रश्न था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी सम्मोहित प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है। ऑप्शन थे तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार या अनुकरण, स्थायित्व और मानसिक निरूपण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, अनुकरण, स्थायित्व और मानसिक योग्यताएं। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अंतर्गत इंद्रिय गामक अवस्था की कुछ विशेषताएं बताई हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इस अवस्था में बच्चे बुद्धि का प्रदर्शन गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा करते हैं, संकेतों के द्वारा नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों से प्राथमिक अनुभव प्राप्त करता है, यानी इंद्रियों से बच्चा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करता है। साथ ही उन्होंने यह बताया कि इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चों में इंद्रिय गामक अवस्था में विकसित हो जाता है। और लगभग 1.5 वर्ष की आयु में बच्चे अनुकरण द्वारा सीखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो अनुकरण का गुण भी उनमें विकसित हो जाता है इंद्रिय गामक अवस्था के दौरान। और साथ ही साथ उन्होंने यह बताया कि लगभग 1.5 वर्ष की आयु में बालक कुछ करने से पहले सोचना प्रारंभ कर देता है, यानी मानसिक निरूपण करना प्रारंभ कर देता है। तो अनुकरण, स्थायित्व और मानसिक निरूपण यह विकसित हो जाता है इंद्रिय गामक अवस्था के दौरान बच्चों में। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको जीन पियाजे को अच्छे से समझना है, वहां से प्रश्न लगभग बनने के चांस होते हैं। आज का पहला प्रश्न यह है, वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। यह प्रश्न अधिगम विशिष्टता से संबंधित है या अधिगम निर्योग्य बालकों से संबंधित है। वर्तनी से संबंधित दिक्कत किसमें होती है? डिस्ग्राफिया में, जब बच्चा लेखन में दिक्कत महसूस करता है। पढ़ने में दिक्कत यानी वाचन में दिक्कत होती है डिस्लेक्सिया में। और गणना यानी गणितीय कार्यों को करने में दिक्कत होती है डिस्कैलकुलिया। तो डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया और डिस्कैलकुलिया में कठिनाई और सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलता योग्यता विशेषता है। किसकी विशेषता है? धीमी गति से सीखने वालों की, सामान्य या औसत अधिगमकर्ता की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की या अधिगम निर्योग्य बालकों की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम निर्योग्य बालकों की। ठीक है, यानी जो लर्निंग डिसएबिलिटीज के शिकार बच्चे होते हैं, जिनमें वर्तनी, वाचन एवं गणना से संबंधित दिक्कतें होती हैं, यानी डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया और डिस्कैलकुलिया से दिक्कत उनमें आती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार कोई शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कोई शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। और कोहलबर्ग ने कहा कि जब बच्चों को विभिन्न प्रकार की नैतिक मुद्दों से संबंधित चर्चाओं में शामिल किया जाता है तो वे अपने आप को उन परिस्थितियों में रखकर नैतिक निर्णय लेते हैं
इससे वे नैतिक मूल्यों को जल्दी सीख जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि बच्चों को नैतिक मुद्दों से संबंधित चर्चाओं में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि वह उन परिस्थितियों के अनुसार जल्दी से नैतिक मूल्यों को सीख जाते हैं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कोहलबर्ग से संबंधित है, तो आप इसे ध्यान में रख लीजिए। और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तर तथा 7 सोपान बताए हैं, जिस पर मैं बार बार डिस्कस करता हूं। पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें उन्होंने आत्म केंद्रित निर्णय, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, ये 3 सोपान बताए पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत। दूसरा बताया परंपरागत स्तर, जिसमें इन्होंने परस्पर स्वरूप अभिमुखता और अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ये 2 सोपान इसके अंतर्गत बताए। और तीसरा स्तर इन्होंने बताया था उत्तर परंपरागत स्तर, इसके अंतर्गत इन्होंने 2 सोपान बताए, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो 3 स्तर बताए और उसके इन्होंने 7 सोपान बताए। ठीक है, आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वह स्थिति जिनमें एक बच्चा पदार्थ तथा घटना के बारे में तार्किक सोचना शुरू करता है वह जाना जाता है। तो वह स्थिति जिनमें कोई बच्चा पदार्थ तथा घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? संवेदना प्रेरक स्थिति, साहजिक क्रियात्मक स्थिति, पूर्ण साहजिक स्थिति या दृढ़ क्रियात्मक स्थिति। प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, दृढ़ क्रियात्मक स्थिति यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और दृढ़ क्रियात्मक स्थिति को मूर्त क्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह इसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था भी लिखा रहेगा। यह अवस्था 7 से 11-12 वर्ष की आयु मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा समस्या समाधान हेतु मूर्त परिस्थितियों पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा दृढ़ क्रियात्मक अवस्था, या आप इसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है इस प्रश्न का। और ये सभी प्रश्न पहले पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में शिक्षण से संबंधित अनेक परीक्षाओं में, जैसे केबीएस में, एनबीएस में, डीएसएसएसबी में और आरटेट में, रीट में। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, क्रेस्मर के अनुसार पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं। क्रेस्मर के अनुसार पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषताएं कैसी होती हैं, यह पूछा गया है। आप जानते हैं कि शरीर रचना की दृष्टि से क्रेस्मर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है 4 भागों में। ठीक है, कई जगह 3 भी लिखा है और कई जगह 4 लिखा है, तो किताबों में अलग अलग लिखा है। तो पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता कैसी होती है? सामाजिक अंतर्मुखी एवं शर्मीले, सामाजिक बहिर्मुखी एवं शर्मीले, सामाजिक बहिर्मुखी एवं मिलनसार, सामाजिक अंतर्मुखी एवं मिलनसार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, सामाजिक बहिर्मुखी एवं मिलनसार। यह किसने बताया? क्रेस्मर ने। यहाँ पर यदि आपको इसका उत्तर नहीं भी आता था तो आप इसे सही कर सकते थे। कैसे? जैसे सामाजिक है तो सामाजिक आदमी बहिर्मुखी होगा, और जो बहिर्मुखी होगा तो वह मिलनसार होता है, यानी वो सबसे जल्दी मिल जाता है। तो आप उत्तर के करीब आ सकते थे। बाकी बहिर्मुखी आदमी शर्मिला नहीं होता है ऑलरेडी। हाँ, इसमें दिक्कत हो सकती थी आपको क्योंकि अंतर्मुखी शर्मिला होता है, तो पहला और तीसरे में से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता था। बाकी अंतर्मुखी आदमी भी मिलनसार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, सामाजिक बहिर्मुखी एवं मिलनसार। ये विशेषताएं बताई क्रेस्मर ने पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व की। और इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया: पिकनिक प्रकार, एस्थेनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार और डिस्प्लेस्टिक प्रकार। कई किताबों में केवल 3 लिखे हैं, पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक, और कुछ किताबों में डिस्प्लेस्टिक भी लिखा है। तो यदि प्रश्न आता है तो आप प्रश्नों के ऑप्शनों पर ध्यान दें, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न को हल करें। ठीक है, जो एस्थेनिक थे, एस्थेनिक को इन्होंने कहा लंबकाय, और जो एथलेटिक थे इन्होंने इसे कहा सुडोलकाय।
और जो पिकनिक प्रकार के लोग थे इनको इन्होंने कहा गोलकाय। और जो गोलकाय हैं यानी जो पिकनिक प्रकार के लोग हैं इनकी इन्होंने विशेषता बताई कि ऐसे व्यक्ति नाटे होते हैं तथा मोटे होते हैं। ये सुख व दुख, क्रियाशील व निष्क्रिय, उत्साह और निरुत्साह आदि के बीच झूलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सरल स्वभाव के होते हैं, आराम पसंद करते हैं, मिलनसार भी होते हैं और सामाजिक होते हैं। साथ साथ ये लोग बहिर्मुखी भी होते हैं। ऐसी विशेषताएं बताई क्रेस्मर ने पिकनिक प्रकार के लोगों की यानी गोलकाय लोगों की। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व मापन की विधि है। ध्यान दीजिए, प्रश्न की भाषा पर समझने की कोशिश कीजिए आप। व्यक्तित्व के अचेतन मन, एक होता है चेतन, एक होता है अर्धचेतन, एक होता है अचेतन। तो व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व मापन की विधि कौन सी है इनमें से? वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, प्रक्षेपी या मनोविश्लेषण? प्रश्न का सही उत्तर होगा मनोविश्लेषण विधि। और यह दी किसने है? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने दिया है मनोविश्लेषणवाद। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के दो मुख्य संप्रदाय माने जाते हैं। पहले के अंतर्गत इसमें माना जाता है चेतन, अर्धचेतन व अचेतन। और दूसरा इसके अंतर्गत माना जाता है इदम, अहम एवं परा अहम। इदम, अहम, परा अहम। ठीक है, तो अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व मापन की विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि। और विश्लेषणात्मक विधि दी किसने है? सिगमंड फ्राइड ने। ये आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका उत्तर खुद बता सकते हैं। राहुल एक दिवास्वप्न दृष्टा पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ, अमिलनसार और आदर्शवादी बालक है। तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार है, यानी डे ड्रीमर है, दिवा सपने देखने वाला, जो दिन में सपने देखता है। तो राहुल एक दिवा स्वप्न दृष्टा, पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला यानी डे ड्रीमर है, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ रहता है, यानी दूसरों के सामने अपनी बात को नहीं रख सकता। अमिलनसार है, दूसरों के साथ मिल नहीं सकता अच्छे से। आदर्शवादी है, तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या उद्यमशील? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट। तो इस प्रकार के लोग कैसे होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, और अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, एकांत प्रिय ये लोग होते हैं, मितभाषी होते हैं, भविष्य केंद्रित भी होते हैं, सतर्क, शांत और तर्क प्रधान होते हैं, जल्दी घबराने वाले भी ये लोग होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं यानी अपने आप में खोए रहते हैं, अध्ययनशील ज़्यादा होते हैं जैसे दार्शनिक होते हैं, और वैज्ञानिक यानी चिंतन करने वाले लोग होते हैं, आत्मचिंतक होते हैं, और असामाजिक प्रकृति के टाइप के ये लोग होते हैं। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है, सृजनात्मक बालकों की पहचान निम्न में से किस तकनीक से नहीं की जा सकती? जो क्रिएटिव बालक होते हैं उनकी पहचान निम्न में से किस तकनीक से नहीं की जा सकती? अभिक्षमता, बुद्धिलब्धि परीक्षण बैटरी, साक्षात्कार या कुछ परीक्षणात्मक तकनीक? तो इनमें से किसके माध्यम से आप सृजनात्मक बालकों की पहचान नहीं कर सकते? यह यहाँ पर पूछा गया है, बताने की आप कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, बुद्धिलब्धि परीक्षण बैटरी से आप सृजनात्मक बालकों की पहचान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सृजनात्मक बालकों का निर्धारण मात्र उनकी बुद्धिलब्धि के आधार पर नहीं किया जा सकता। केवल उनके आईक्यू के आधार पर आप सृजनात्मक बालकों की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि सृजनात्मक बालक की पहचान के लिए उनकी अभिक्षमता, उनकी रचनात्मकता, उनकी योग्यता, उनकी जिज्ञासा या कहें जिम्मेदारी, इन आधारों पर आप उनकी जांच कर सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा बुद्धिलब्धि परीक्षण बैटरी। केवल आईक्यू से आप सृजनात्मक बालक को नहीं माप सकते। इस प्रकार के बालकों में रचनात्मकता, योग्यता, जिज्ञासा, अभिक्षमता होती है। ठीक है, यानी ये क्रिएटिव होते हैं।
अगला प्रश्न है, रचनात्मकता सामान्यतः इससे जुड़ी होती है। रचनात्मकता किससे जुड़ी होती है इनमें से? अनुकरण यानी इमिटेशन, अभिसार सोच यानी कन्वर्जेंट, जिसे अभिसारी चिंतन भी कहते हैं, अपसारित सोच यानी डाइवर्जेंट, जिसे अपसारी चिंतन कहते हैं, प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपसारित सोच। ठीक है, रचनात्मकता सामान्यतः अपसारित सोच से जुड़ी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो अभिसारी चिंतन होता है, ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं अपसारी चिंतन या अपसारित सोच। यानी जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प दिए जाते हैं और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है, यानी वह किसी भी दिशा में सोच सकता है। समझ गए? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, अपसारित सोच, या अंग्रेजी में इसे कहेंगे डाइवर्जेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है यहां पर, ADHD संकेताक्षर का पूर्ण रूप क्या है? एक पूर्ण रूप पूछा गया है ADHD का, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? आप पॉज करके देख लीजिए वीडियो को, मैं डायरेक्ट आपको उत्तर पर ले जाता हूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसे कहते हैं ADHD। ठीक है, और ये कई बार पूछा भी जाता है, आप इसे ध्यान में रख लीजिए। इसमें होता क्या है? अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में क्या होता है? एक तो इसमें दिक्कत क्या आती है, ध्यान लगाने में कठिनाई होती है बच्चों को, अति सक्रियता होती है बच्चों में, यानी हाइपर एक्टिविटी, बच्चे हाइपर हो जाते हैं, यानी इस प्रकार का डिसऑर्डर आ जाता है। और वो अटेंशन यानी ध्यान नहीं दे पाते, अटेंशन डेफिसिटी हो जाती है, ध्यान नहीं दे पाते। हाइपर एक्टिविटी हो जाते हैं यानी अति सक्रियता हो जाते हैं, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करने लगते हैं वो। और ये बचपन में शुरू होता है तो बड़ी उम्र तक भी कई लोगों में ये रहता है। तो ADHD का पूर्ण रूप क्या है? अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है, ध्यान रखिए आप, हो सकता कभी भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, समावेशी भाषा क्या होती है? समावेशी भाषा क्या होती है? समावेशी यानी इंक्लूसिव, जिसे सम्मिलित करके भी आप कह सकते हो, सम्मिलित भाषा या इंक्लूसिव लैंग्वेज। समावेशी भाषा क्या होती है? शिक्षा की भाषा जो छात्र की मातृभाषा के साथ मिलीजुली हो, वह भाषा जो सरल हो और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के शब्दों का उपयोग करती हो, संयुक्त रूप से छात्रों द्वारा बोली जाने वाली सभी बोलियों का उपयोग, किसी कक्षा में शिक्षक द्वारा शिक्षण के विभिन्न छात्रों द्वारा बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं का उपयोग। तो समावेशी भाषा क्या होती है, यानी इंक्लूसिव लैंग्वेज क्या होती है? ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही उत्तर होगा, वह भाषा जो सरल हो और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के शब्दों का उपयोग करती हो, यानी बोलने में सरल हो और जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ बोले जाने वाले जो भाषा होती है उन शब्दों का उसमें उपयोग करती है, उसे कहते हैं समावेशी भाषा यानी इंक्लूसिव लैंग्वेज। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा से अभिप्राय है। निःशक्त यानी जो डिसएबिलिटीज के शिकार होते हैं, ठीक है, तो निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा से अभिप्राय है। समेकित यानी कंसोलिडेटेड, आरंभ से ही उन्हें सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना, विशेष बच्चों का अध्यापन विशेष अध्यापक ही कराते हैं, आंशिक शिक्षा विशेष विद्यालयों में तत्पश्चात सामान्य विद्यालयों में, बच्चों की योग्यताओं के अनुसार निःशक्त बच्चों को विशेष विद्यालय में दाखिल करना। तो निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा से क्या अभिप्राय है? यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न आते भी हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, आंशिक शिक्षा विशेष विद्यालयों में, यानी थोड़ी बहुत शिक्षा विशेष विद्यालयों में, तत्पश्चात सामान्य विद्यालयों में। इसे कहेंगे निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
हो सकता उनकी जो आंशिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, कुछ समय विशेष विद्यालयों में हो, उसके बाद सामान्य विद्यालयों में ही उनकी शिक्षा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, खासकर विशिष्ट बालक आप कह सकते हैं, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कैसे? विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। यानी जो अन्य सामान्य बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, उन्हीं के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। यह इसका उत्तर होगा। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, वह भी सभी बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और वहीं समावेशी शिक्षा भी विशिष्ट बालकों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपबंधित करती है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अन्य सामान्य बच्चों के साथ उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आप ध्यान से वीडियो को वॉच कर लीजिए। यहां पर पूछा गया है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्न में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? प्रयोग करना क्या है? आकलन का एक संकेतक है। तो इन 4 विकल्पों में से प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? सृजनात्मक लेख, निर्देशन या प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधि या चित्र पठन? हमें इसमें से बताना है कि प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा। उत्तर है हस्तपरक गतिविधि। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि प्रयोग संबंधी आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों की जो क्रियात्मकता है, उनकी रचनात्मकता है, उसका आकलन किया जा सकता है। क्योंकि जब बच्चा हस्तपरक गतिविधि करेगा, अपने हाथ से कोई कार्य करेगा, तो इससे हम उसकी क्रिएटिविटी यानी उसकी क्रियात्मकता को और उसकी रचनात्मकता का आकलन कर सकते हैं। इसलिए यह इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, और खासकर यह प्राइमरी कक्षाओं के लिए अच्छी मानी जाती है, रचनात्मकता बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? एक समावेशी कक्षा है यानी इंक्लूसिव क्लास है, तो कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? समावेशी कक्षा मतलब जहाँ पर सभी पढ़ते हों, चाहे कोई विशिष्ट बालक हो, विशेष आवश्यकता वाला बालक हो, सामान्य बालक हो, गर्ल्स बॉयज कोई भी हो, समावेशी शिक्षा। कविता को टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चों पर ध्यान दिया जा सके। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिल सके। एक ही कविता को 5 बार सुनाएंगे, पाठ करवाएंगे ताकि सभी बच्चों की समझ में आ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक ही कविता को 5 बार सुनाएंगे, पाठ करवाएंगे। अगला ऑप्शन भी इसमें देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सही उत्तर की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पर अगला ऑप्शन है, कविता को चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे और उसकी ओर संकेत करके कविता जोर जोर से पढ़ेंगे। ये हो भी नहीं हो सकता, तो ये उतने करेक्ट नहीं है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिल सके। यदि आप पोयम को शिक्षण की अनेक विधियों का प्रयोग करके पढ़ाओगे तो उससे बच्चों की जो सेंसेस हैं, उनकी जो इंद्रियां हैं, वह एक्टिव रहेंगी और वह अपने अनुभव से उस कविता को समझ पाएंगे। तो आप क्या करोगे? विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करोगे, क्योंकि कक्षा कैसी है? समावेशी कक्षा है, जिसमें हर प्रकार का बच्चा है, चाहे कोई विकलांग भी हो सकता है, निःशक्त बालक हो सकता है, अपराधी बालक हो सकता है, विशेष आवश्यकता वाला हो सकता है, लड़की लड़का कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प व्यक्ति के विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव को सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णित करता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो व्यक्ति के विकास पर
अनुवांशिकता के प्रभाव को सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णित करता है। अनुवांशिकता यह बताने के लिए कि हम किस सीमा तक जाएंगे एक मूलभूत निर्धारक है। क्या कह रहा है? अनुवांशिकता यह बताने के लिए कि हम किस सीमा तक जाएंगे। अनुवांशिकता यह निर्धारित करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, किस सीमा तक जाएंगे। पहले बारे में अनुवांशिकता यह निर्धारित करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, किस सीमा तक जाएंगे, कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जाएंगे। अनुवांशिकता यह बताने के लिए कि हम किस सीमा तक जा सकते हैं एक मूलभूत निर्धारक है। यह इसका सही उत्तर है। तो अनुवांशिकता यह बताने के लिए कि हम किस सीमा तक जा सकते हैं, यह बताने के लिए एक मूलभूत निर्धारक कारक है। अनुवांशिकता के माध्यम से, जीन के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने पूर्वजों से कुछ गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे पूर्वज हैं, अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिकता के माध्यम से, जीन के माध्यम से। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रख लीजिए, कई बार ये पूछा गया है पहले। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है? बात क्या हो रही है यहाँ पर? एक बच्चा घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है, तो यह कोहलबर्ग के नैतिक चरणों में से किसी से संबंधित है? चरण 1 यानी स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 5 तो है ही नहीं, केवल 3 ही स्तर उसमें है। और सोपान कितने हैं उसमें? 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी चरण 2 के अंतर्गत यह आएगा। ठीक है, और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको कोहलबर्ग के बारे में। उनका जो दूसरा चरण है वो मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर। ये उनका दूसरा चरण परंपरागत स्तर, इसमें आता है परस्पर स्वरूप अभिमुखता और अधिकार संरक्षण अभिमुखता। आपको ये ध्यान में रखना है ताकि आप यहीं से प्रश्न को समझ लोगे और फिर उसे आप कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर से ले सकते हैं। तीनों को यदि आप देख पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इससे आप अच्छे से समझ सकें। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसे डिस्क्राइब भी किया है, आप इसे भी समझ लीजिए। परंपरागत स्तर, इस स्तर पर नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित रहते हैं। जो परंपरागत स्तर है कोहलबर्ग का, इसमें नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित रहते हैं। इस चरण में बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न पर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, कुछ लोगों को इस पर डाउट हो रहा था, इसलिए इसे मैंने फिर से यहां पर शामिल कर दिया है। निम्न में से कौन एक क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक शोध जिसे एक्शन रिसर्च कहते हैं, कई बार इसे क्रियानिष्ठ शोध भी लिखा होता है। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा क्रियात्मक शोध, क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियानिष्ठ शोध से संबंधित नहीं है, यानी गलत है? यह व्यवहारिक समस्या के समाधान में सहायक है, यह तो सही है। यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, यह विकल्प एकदम सही है। ठीक है, दूसरा विकल्प है यहाँ पर, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायक होता है, ये गलत है और यही इसका उत्तर होगा। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वह सिद्धांत निर्माण में सहायक नहीं होता, यानी क्रियात्मक शोध के माध्यम से आप नए ज्ञान की खोज नहीं करते या नए सिद्धांतों, नए सूत्रों, नए नियमों का निर्माण नहीं करते, बल्कि यह व्यवहारिक समस्या के समाधान में सहायक है। यह त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर केंद्रित होता है। जैसे विद्यालय स्तर पर कोई छोटी समस्या है, कोई त्वरित समस्या है, कोई चिंताजनक समस्या है, तो उसके निराकरण के लिए, उसका समाधान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना, तो यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, यानी क्रिएटिव रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, इसमें
जो छोटी छोटी व्यवहारिक समस्याएं होती हैं समाज की, क्षेत्र की, विद्यालय की, उनका निराकरण किया जाता है। और इन इस प्रकार का जो शोध होता है उसका सामान्यकरण भी नहीं किया जाता। इसमें अनुसंधानकर्ता ही उसका उपभोक्ता होता है, यानी जो अनुसंधान करेगा, जो शोध करेगा, वही उस शोध के जो परिणाम होंगे, निष्कर्ष होगा, उसका उपभोग करेगा। तो क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायक होता है, ये गलत है और यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए आप। अर्थात क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान नए ज्ञान की खोज नहीं करता, नए सूत्रों का गठन नहीं करता, और इसके जो निर्णय होते हैं वह सार्वभौमिक नहीं होते, यूनिवर्सल नहीं होते, सार्वभौम नहीं होते। आप किसी क्रियात्मक शोध के उपरांत जो रिजल्ट निकलेंगे उसको पूरी दुनिया में लागू नहीं कर सकते। उनका यूज आप केवल क्षेत्र स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, अपने विद्यालय स्तर पर, यानी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कर सकते हो। अगला प्रश्न है, योग्य छात्र ही योग्य अध्यापक होगा, इस युक्ति का क्या अभिप्राय है? योग्य छात्र ही योग्य अध्यापक होगा, इसका क्या तात्पर्य है? जो छात्र पढ़ाई में ठीक नहीं है वह कभी भी अच्छा अध्यापक नहीं बन सकता। क्या ऐसा है कि कोई छात्र पढ़ाई में ठीक नहीं है तो वह कभी अध्यापक बन ही नहीं सकता? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है, ये तो गलत होगा। अध्यापन का कार्य अयोग्य छात्रों के बस की बात नहीं है, क्या ये हो सकता है? उपरोक्त दोनों, तो ये नहीं है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, जो व्यक्ति सदैव अध्ययनशील रहेगा वह अच्छा अध्यापक बन पाएगा। यानी अध्यापक बनने के लिए आपको हमेशा अध्ययनशील रहना पड़ेगा, सदैव अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा अध्यापक बन सकते हैं। क्योंकि एक अच्छे शिक्षक का गुण होता है अध्ययनशील होना, अनुसंधान का उसे ज्ञान होना चाहिए, वह एक अनुसंधान करता होना चाहिए, नए नए ज्ञान के लिए लगातार प्रयासरत उसे रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक स्थान पर बड़े होने वाले बच्चों की तुलना में एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करने वाले परिवारों में बड़ा होने वाला बच्चा सक्षम होता है। प्रश्न को समझ लीजिए, एक स्थान पर बड़े होने वाले बच्चे की तुलना में एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करने वाले परिवारों में बड़ा होने वाला बच्चा सक्षम होता है। एक बच्चा है जो एक ही स्थान पर पैदा हुआ और वहीं वह बड़ा हुआ, यानी कहीं नहीं गया, और एक बच्चा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया और वहाँ वह बड़ा हुआ, यानी कई स्थानों पर गया। तो उसमें क्या सक्षम होता है, यानी वह बच्चा किस प्रकार से सक्षम होगा? गहन सोच विकसित करने में, शांति बनाए रखने में, रचनात्मक सोच विकसित करने में, लोगों से जुड़ने में। बताइए उसमें किस प्रकार के गुण आएंगे, कैसा सक्षम होगा वो? लोगों से जुड़ने में, यानी ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्योंकि उसका समाज के विविध संस्कृतियों व सभ्यताओं से परिचय होगा। जब वह अलग अलग स्थानों पर जाएगा तो उसे नई संस्कृति, नई सभ्यता देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, और विभिन्न लोगों से वह अनुक्रिया करेगा। ठीक है, उसका लगाव रहेगा, परिणाम स्वरूप उसका लोगों से जो जुड़ना होगा वह बढ़ जाएगा, लोगों से उसका जुड़ाव बढ़ेगा। आज का आखिरी प्रश्न ये है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत ने डॉट डॉट किया गया है, नींव रखी। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत ने किसकी नींव रखी? व्यवहारवाद की, मानवतावाद की, संरचनावाद की, या प्रभाव डालने को अनुकूलता सिद्धांत? इन 4 में से आपको सही उत्तर बताना है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत ने किसकी नींव रखी। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इन सभी प्रश्नों की PDF विद आंसर की मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा चुका हूँ, जिसमें 747 प्रश्न हैं और उन सब की आंसर की भी उपलब्ध करा चुका हूँ। यदि आप इस PDF को चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को आज ही ज्वाइन करें। आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं योर सिलेक्शन श्योर नाम से, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं योर सिलेक्शन श्योर नाम से। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और वहाँ भी मैं डाल दूंगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज है योर सिलेक्शन श्योर, इसे आप लाइक कर सकते हैं, यहाँ पर हम नए नए अपडेट्स अपलोड करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं गंगा प्रकाश वैश्विक के नाम से। तो यदि आपको PDF चाहिए विद आंसर की अपने रिवाइज के लिए, रिवीजन के लिए, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन्हें वो PDF मिल चुकी है। तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में। आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए,
कोशिश कीजिए कि आप इस बार अल्टी के एग्ज़ाम को क्रैक करें, अपनी मंजिल को हासिल करें। जितना हमसे हो सकता हम आपके लिए लगातार प्रयासरत हैं, और बाकी आप अपनी तैयारी को सकारात्मक सोच के साथ, आशावादी होने के साथ निरंतर जारी रखिए। मिलते हैं अगले पार्ट्स में नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और अपनी तैयारी में व्यस्त रहो। ऑल द बेस्ट।